हेलो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, नया साल आ चुका है और इस नए साल की शुरुआत में हम आप लोगों के लिए एक शायरी पेश करना चाहते हैं। शायरी ये है कि मुश्किलें आएंगी हजार पर तू रुकना मत। यूपीएससी का समंदर है बड़ा पर तू झुकना मत। इस साल मेहनत की स्याही से ऐसा इतिहास लिख कि दुनिया मिसाल देगी तेरी, पर तू पीछे मुड़कर देखना मत। तो दोस्तों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को और आपकी फैमिली को। ये जो साल है आपकी मेहनत को सफलता में बदले, यही मेरी कामना है। दोस्तों, यूपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, ये खुद को तराशने की एक प्रक्रिया है। तो जितना ज़्यादा हो सके खुद को तराशें, अपनी मेहनत से तराशें, अपनी लगन से तराशें, अपनी ईमानदारी से तराशें, अपने अंदर धैर्यता लाएं। ठीक है, अपने अंदर धैर्यता लाएं और निरंतर प्रयास करें। ठीक है, निरंतर प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में समझ विकसित होगी, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो हर दिन आने वाला ये जो 2026 जो है, जो स्टार्ट हो चुका है, 2026 से जिन लोग अब तक सीरियस नहीं हुए हैं, अब सीरियस हो जाओ और अपने हर एक दिन को बेहतर बनाओ। हर दिन मेहनत करो। आपके हर दिन से पता चलता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपके हर दिन के मेहनत से आपका हर दिन रिजल्ट आता है। जिस दिन मेहनत करेंगे उस दिन आप ये उम्मीद करिएगा कि हाँ, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस दिन मेहनत नहीं करेंगे उस दिन ये आप उम्मीद करिएगा कि भाई हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम फेल हैं। ठीक है, तो हर दिन को कीमती बनाइए। समय बहुत कीमती है, ये समय वापस नहीं आएगा। तो अब तक 2025 तक का समय बीत चुका है। अब आप कुछ सीखिए, समय की वैल्यू को समझिए। ठीक है, तो चलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहो और मस्त रहो और अच्छे से मेहनत करो। अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। सेहत पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फैमिलीज़ पर भी ध्यान दो, मम्मी पापा की केयर करो और अपनी मेहनत करो, अपने टाइम को बैलेंस करो। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सक्सेस हो और मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इस टेस्ट नंबर 7 में इकोनॉमिक्स से 75 क्वेश्चन है और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों में भी शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ओके, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। मैं आप लोग के डाउट को क्लियर कर दिया करूँगी, या तो कमेंट बॉक्स में ही या तो फिर वीडियो के माध्यम से समझा दिया करूँगी। ठीक है, तो अभी जो ये क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, स्टार्टिंग से लेके 25 तक क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तो देख के डरना मत कि अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मैम ने बोला था इकोनॉमिक्स के भी हैं। 26 लेके 100 तक इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पीएम सेतु योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य द्वारा 5 वर्ष की अवधि हेतु समान वित्तीय जिम्मेदारी साझा करना शामिल है। दूसरा कह रहा है कि यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है। तीसरा कह रहा है कि पीएम सेतु के मुख्य उद्देश्यों में से एक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है। तो बताइए कि कितने कथन जो हैं सही हैं। बताइए कि कितने कथन सही हैं। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए, जिससे कि जब आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और बस डायरेक्ट आंसर कर दे रहे हैं, तो इसका कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है आप लोगों को। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और स्टेटमेंट को पकड़ने की कोशिश करें कि कहाँ पे स्टेटमेंट सही हो सकता है, कहाँ पे गलत। अपनी लॉजिक लगाने की कोशिश किया करिए। ओके,
तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, आंसर आपको बताते हैं। देखो, पीएम सेतु योजना वैसे है क्या? पीएम सेतु का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। ये जो पीएम सेतु योजना है, आईटीआई जो इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग प्रदान करती है, आईटीआई, इसमें आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा। जो पुराने ढर्रे पे यहाँ पे शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, अब इसको बदल करके यहाँ पे नई तकनीक या नई मशीनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से इनको और ज़्यादा ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का पूरा जो अब जो आईटीआई सेक्टर है, आईटीआई जो संस्थाएं हैं, सेक्टर नहीं कहेंगे, आईटीआई संस्थान जो है, यहाँ का कायाकल्प किया जाएगा, पूरी तरीके से बदलाव किया जाएगा। पुराने ढर्रे को अब आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी अब नए तकनीकों के माध्यम से, नई मशीनों के माध्यम से, और आज के समय के हिसाब से, जिस तरह से आज के उद्योगों को कौशल की मांग है, उस कौशल के आधार पर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र द्वारा लाई गई परियोजना है। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्य द्वारा 5 वर्षों की अवधि हेतु, यानी कि ये जो पीएम सेतु योजना है इसको 5 साल के लिए लाया गया है, 5 वर्षों की अवधि के लिए लाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि समान वित्तीय जिम्मेदारी साझा करना, यानी कि जितना पैसा केंद्र सरकार देगा उतना ही राज्य देगा, यानी कि दोनों की जो पैसा है, दोनों इस योजना के लिए समान रूप से अपना वित्तीय योगदान देंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। केंद्र जो है, देखो इस योजना में कितना रुपया खर्च किया जाएगा, तो 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस 60,000 करोड़ रुपए में 30,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगा, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, और 10,000 करोड़ रुपए उद्योग द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अक्सर जो भी योजनाएं लाई जाती हैं उसमें अगर केंद्र प्रायोजित योजना है तो केंद्र द्वारा वित्तीय योगदान ज़्यादा होता है और राज्य का कम होता है, समान नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को इतना ही पता होता, इस बेसिस आप इस स्टेटमेंट को गलत कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे गलत होगा, मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट क्रॉस कर देती हूँ। पहला स्टेटमेंट गलत है। और इस योजना को लाया किसके द्वारा गया है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लाया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि पीएम सेतु के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। हब एंड स्पोक मॉडल क्या है बच्चों, तो हब का मतलब समझो, हब का मतलब ये समझो, जैसे कि साइकिल देखा होगा आप लोगों ने, साइकिल का जो पहिया होता है तो बीच में ऐसा एक सेंटर होता है। ठीक है, इसको आप हब समझिए। बीच में ये जो सेंटर है ये क्या हो गया आपका, हब हो गया। ओके, और ये जो तीलियां होती हैं जो इस हब से और इस पूरे ये जो बाहर का जो सर्कल है इससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जो तीलियां हैं इस मेन हब से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो तीलियां हैं ये क्या है, तीलियां हो गई स्पोक। इसी आधार पर ये हब एंड स्पोक मॉडल होता है। अब हब एंड स्पोक मॉडल को अच्छे समझिएगा। तो हब जैसे ये एक बड़ा सेंटर होगा, हब मतलब एक बड़ा सेंटर होगा, यहाँ पर भी बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईटीआई में जिस तरह की प्रशिक्षण दी जाती है, तो यहाँ एक ये क्या हो गया, हब एक बड़ा सेंटर हो गया। बड़ा सेंटर है तो यहाँ पे बहुत ही अनुभवी जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे यहाँ पर उपस्थित होंगे, अनुभवी टीचर होंगे। साथ में बड़े वर्कशॉप होंगे और बड़ी बड़ी
अत्याधुनिक मशीनें होंगी, अत्याधुनिक मशीनें होंगी। तो ये हब हो गया। अब इस योजना के तहत हब कितने होंगे? तो इस योजना के तहत 200 हब बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई जिला है तो शहर में एक हब बन गया, शहर में एक हब बन गया। तो अब गांव में जो है कई सारे स्पोक बनाए जाएंगे, यानी कि गांव में नहीं, सॉरी, उस जिले में कई सारे स्पोक बनाए जाएंगे, यानी कई सारी तीलियां बनाई जाएंगी। अब ये स्पोक का क्या काम है? ये स्पोक जो होते हैं छोटे केंद्र होते हैं। ये बड़ा केंद्र हो गया 200, 800 जो है छोटे छोटे केंद्र बना दिए जाएंगे। ये जो छोटा केंद्र है, यहाँ पे ये जो छोटा केंद्र है, हर छोटा केंद्र यानी स्पोक जो है हब से जुड़ा रहेगा। तो जैसे कि अब हर इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं रखी जा सकती, इतना अभी भारत इतना ज़्यादा भी विकास नहीं किया है कि सभी इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी मशीनें, अत्याधुनिक तरीके की टेक्नोलॉजीज लाई जाएं। तो ऐसा सिस्टम लाया गया है हब एंड स्पोक का, कि भाई ये जो स्पोक है ये छोटे सेंटर रहेंगे, यहाँ पे भी बच्चों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। लेकिन जब इनको अत्याधुनिक तरीके से ट्रेनिंग प्रदान करना होगा, तो ये इस बड़े सेंटर में जा करके अपने बच्चों को ले जा करके यहाँ पे ट्रेनिंग प्रदान की जाएंगी। यानी कि ये जो स्पोक है हब से जुड़ा रहेगा। जब भी इनको अनुभवी टीचर की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे जा करके वर्कशॉप के माध्यम से इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुभवी टीचर समय समय पर इस स्पोक में, यानी जो छोटे छोटे सेंटर है वहाँ पे जा करके इनको ज्ञान देंगे। तो ये एक खासियत है हब एंड स्पोक का, यानी कि ये दोनों जुड़े रहेंगे। जब आवश्यकता होगी छोटे सेंटर को, तो ये बड़े सेंटर में जा करके अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। वहाँ की जो एक्सपीरियंस टीचर हैं इन बच्चों को अपना ज्ञान साझा करेंगे। ठीक है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो कितने कथन सही हुए? तो 2 कथन सही हुए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है आईटीआईज का आधुनिकीकरण करना, यहाँ पे आधुनिक मशीनों और डिजिटल शिक्षा से लैस करना जितने भी आईटीआई संस्था हैं। लेकिन अभी केवल 1000 आईटीआई संस्था पर ही फोकस किया जाएगा, बाद में धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। और ये जो और ये जो आईटीआई संस्था होंगे इनको उद्योगों से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रशिक्षण यानी कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, भविष्य में किस तरह के कौशल की मांग होगी, उस मांग के अनुरूप यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी आईटीआई सेक्टर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जो कि पुराने ढर्रे पे ही वही शिक्षा, वही ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो कि इतनी अब कारगर नहीं रही। आजकल की जो उद्योग है वहाँ पे नई मशीनें प्रयोग की जा रही हैं, वहाँ पे नए कौशल के आधार पर काम में लाए जा रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि आईटीआई सेक्टर में भी थोड़ा कायाकल्प किया जाए, और आधुनिक प्रेजेंट जैसे कि आज की दुनिया है, आज की दुनिया के हिसाब से जैसे मशीनें चल रही हैं, जिस तरह के कौशल की ज़रूरत है वैसे कौशल यहाँ पे प्रदान की जाए। तो बहुत अच्छा ये योजना है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में जहां वृद्धि देखी गई है, वहीं हत्या, बलात्कार और दहेज हत्या जैसे अपराधों में इसके विपरीत प्रवृत्ति दर्ज की गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि का रुझान देखा गया है। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है? बताओ, आप लोग खुद से भी आंसर करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो एनसीआरबी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो एनसीआरबी ने जैसा कि कहा है कि पहला स्टेटमेंट कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध में जहां वृद्धि देखी गई है, अभी हाल के वर्षों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है, यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट सही है। आप देखेंगे हत्या, बलात्कार, दहेज जैसे अपराधों में कमी दर्ज की गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि का रुझान देखा गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लेना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कहाँ पे अपराध ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ये थोड़े से आपको याद करने की ज़रूरत है। कभी कभी राज्यों की श्रेणी पूछ लेता है कि कहाँ पे अपराध ज़्यादा है, कहाँ पे अपराध कम है, महिलाओं के साथ कहाँ ज़्यादा अपराध हो रहा है तो कहाँ पे कम, कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। आगे दिया है भारत में
भारत में केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय वेतन आयोग स्वतंत्रता से पूर्व गठित किया गया था। तो स्वतंत्रता से पूर्व कब गठित किया गया था? 1946 ईस्वी में गठित किया गया था पहला वेतन आयोग। ठीक है, पहला केंद्रीय वेतन आयोग। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और केंद्रीय वेतन आयोग पहला दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्रीय वेतन आयोग के प्राधिकार क्षेत्र में रक्षा कार्मिकों सहित केंद्र सरकार के कार्मिकों के वेतन, पेंशन तथा सेवा शर्तों का निरीक्षण करना शामिल है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि केंद्रीय वेतन आयोग में के प्राधिकार क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो रक्षा कार्मिकों का वेतन भत्ता तो ये निर्धारित करता ही है, साथ में ये केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन, पेंशन, सेवा शर्तों का भी निरीक्षण करता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का दायित्व जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग पर होता है। तो राजस्व विभाग पर नहीं बल्कि व्यय विभाग पर होता है। ठीक है, व्यय विभाग। केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का दायित्व वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग पर होता है, न कि राजस्व विभाग पर। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ओके, तो अभी हाल में ही 8वां वेतन आयोग लाया गया, अब 1 जनवरी से लग जाएगा। सभी लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, पेंशन बढ़ जाएंगे, है ना। चलो आगे देखो। अब चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2026-28 का चक्र इस परिषद में भारत के 7वें कार्यकाल का द्योतक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें एशिया प्रशांत समूह तथा अफ्रीकी समूह के पास सर्वाधिक सीटें हैं। तो ये भी बात सही है कि एशिया प्रशांत समूह और अफ्रीका समूह के पास सर्वाधिक सीटें हैं इसमें राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। तीसरा कह रहा है कि संयुक्त UNHRC में कुल 47 सदस्य राष्ट्र हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि हेतु चुना जाता है। 3 में सदस्य यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर 3 साल पर या हर 3 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। यानी कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तीसरा वाला सही है, तो यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, कफाला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कफाला प्रणाली क्या है? पहले तो कफाला प्रणाली को आप लोग समझिए। जैसे कि जो गल्फ कंट्रीज होती हैं, या फिर हम ये आप समझिएगा कि भारत के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खाड़ी देशों में जा कर के काम करते हैं। ठीक है, नौकरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रोजगारी के लिए जाते हैं। तो नॉर्मली आप ये समझिए कि जैसे कोई मजदूर है, काम करने जाता है कहीं किसी देश में, खास करके गल्फ कंट्रीज में। तो यहाँ पे ये सिस्टम है गल्फ कंट्रीज में कि ये जो मजदूर है ना अपने मालिक के कंट्रोल में रहता है, पूरी तरीके से मालिक के कंट्रोल में रहता है। ये जो मालिक होता है इसी को वहाँ की भाषा में कफील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कफील कहा जाता है। मालिक को वहाँ पे कफील कहा जाता है। तो ये जो मालिक होता है ना, इस मजदूर को अपने कंट्रोल में रखता है। मजदूर कितने देर तक काम करेगा, कब तक काम करेगा, कब नौकरी छोड़ेगा, कब नहीं छोड़ेगा, पूरे डिपेंड करता है इस मालिक के ऊपर। अगर मजदूर चाहेगा भी कि हम नौकरी छोड़ दें, कहीं और चले जाएं या अपने घर वापस चले जाएं, तो ये मालिक इसको नौकरी नहीं छोड़ने देगा, ना ही इसको किसी मतलब अपने देश वापस लौटने देगा। पूरा पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब मालिक अपने पास जब्त रखता है। तो मजदूर जो है ना मजबूर हो जाता है। इसी मजदूर की मजबूरियों का फायदा उठाता है मालिक। सही समय पे वेतन नहीं देता है और खूब सारा काम कराता है। इसका कहीं न कहीं शोषण करता है मजदूरों का। इसी को कफील कहा जाता है और इस पूरी प्रणाली को कफाला कहा जाता है। यानी कि मालिक जो है अपने मजदूर को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखता है, इसका शोषण करता है।
इससे खूब सारा काम लेता है, समय पे वेतन नहीं देता है, इसे कहीं जाने नहीं देता है, इसे छुट्टियां नहीं देता है, अपने घर वापस नहीं जाने देता है। तो ये जो मजदूर होगा ये विदेशी मजदूर होगा। विदेशी मजदूर का मतलब है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इस गल्फ कंट्रीज में अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे जो काम करने आते हैं, केवल उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं अपने यहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि जो दूसरे देश से आकर के लोग यहाँ इनके यहाँ काम करते हैं उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। इस पूरी प्रणाली को ही कफाला प्रणाली कहा जाता है। हाल ही में इसकी बहुत आलोचना हुई है, बहुत सारे देशों ने इसकी आलोचना की है, इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कफाला प्रणाली के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार प्रायः स्थानीय व्यक्तियों या फर्मों को प्रयोजन अनुमति प्रदान करती है, जिससे वे विदेशी श्रमिकों को नियुक्त कर सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार जो है स्थानीय व्यक्तियों या जो कंपनी होती है उसको ये अनुमति दे देती है कि तुम अपने यहाँ जो है किसी विदेशी व्यक्ति को या किसी विदेशी श्रमिक को नियोजित कर सकते हो, नौकरी दे सकते हो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह केवल खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों में ही प्रचलित है। तो अक्सर हमने बोला है कि जब भी स्टेटमेंट में केवल शब्द दे दे, सिर्फ शब्द दे दे, अनन्य शब्द दे दे, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ केवल शब्द सुन के ही आप गलत मत समझ लो, वैसे तो गलत है ही, बस आपको मैं हिंट दे रही हूँ। एग्जाम में अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो इस तरह की ट्रिक को अपना सकते हो, लेकिन तब भी आपको सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके, तो यह केवल खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि आप देखेंगे जॉर्डन और लेबनान में भी यह प्रणाली प्रचलित है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। विजन आईएएस का टेस्ट पेपर चाहते हैं तो आपको विजन आईएएस की टेस्ट पेपर मिल जाएगी। दृष्टि का चाहते हैं दृष्टि का, संस्कृति आईएएस का चाहते हैं तो आपको संस्कृति आईएएस की मिलेगी, और फोरम आईएएस का चाहते हैं तो आपको फोरम आईएएस का मिल जाएगा। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों में मिलेगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, और दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारे द्वारा क्लब द्वारा एक सुपर 100 बैच शुरू किया जा रहा है। सुपर 100 बैच, ठीक है, इस सुपर 100 बैच को कब से शुरू किया जा रहा है? तो 15 जनवरी से। इसका लाने का उद्देश्य ये है कि 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सिर्फ पीटी पर फोकस करेगा। ये ग्रुप, ये जो सुपर 100 ग्रुप है, सिर्फ पीटी पर फोकस किया जाएगा कि पीटी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ग्रुप में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स को कई बार रिवाइज कर सको। अगर आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तब तो अच्छी बात है, आपने ही शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना। इस शॉर्ट नोट्स में जो भी आपको अच्छी पॉइंट लगे, आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया जाएगा, आपको जो नोट्स दिया जाएगा, प्रीलिम्स के पर्पज से ही दिया जाएगा, जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और पूछे गए हैं। पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यू के आधार पर ही सारे शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। तो आयोग के ट्रेंड के हिसाब से ये नोट्स बना हुआ है। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो भी ऑनलाइन सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि आपको बस पीडीएफ दे दिया गया है, आप लोग खुद से बैठ के सॉल्व करो और चेक करो। नहीं, आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा दी गई है। 100 टेस्ट दिए जाएंगे, यानी कि आपको 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जितने 100 क्वेश्चन हैं सभी पीवाईक्यूज हैं। अच्छी बात यह है कि सभी पीवाईक्यूज हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग 15 तारीख तक जुड़ जाएं हमसे। इसकी फ़ी कितनी है? 15 जनवरी तक, ठीक है। इसकी फ़ी कितनी है? तो ओनली 99 रुपीज़ रखी गई है। वैसे 499 रखी गई थी, लेकिन हम लोगों ने मतलब कहा कि नहीं, कभी कम कर देते हैं, जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने इसकी प्राइस 99 रखी है। तो
जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बाद में इसकी प्राइस फिर से वही 499 कर दी जाएगी। लेकिन अभी मैं काफ़ी दिनों तक इसकी प्राइस 99 ही रखी गई है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहोगे तो प्राइस इतनी ही रहेगी, लेकिन बस आप लोग ज्वाइन हो जाओ। आपको 100 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं जो कि PYQs हैं सारे के सारे, और आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको टास्क दिया जाएगा, वीकली टास्क, कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सब लोग बस ध्यान देते हैं कि पढ़ना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये भी इम्पोर्टेंट है UPSC प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिएगा। इसका लिंक जो है, इस ग्रुप का लिंक यानी सुपर 100 ग्रुप का लिंक आपको PDF में मैं शेयर कर दूंगी। आपको PDF में दिख जाएगा, सबसे कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। आप लोग वहाँ पे देख लेना कमेंट बॉक्स में जा करके, और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और जल्दी ही दोस्तों मैं मैराथन क्लास लेने वाली हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद हम लोग मैराथन क्लास लेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये सारे जो जितने भी मैराथन क्लास में लूँगी, ये सभी मैराथन क्लास PT के पर्पज़ से है, PT 2026 के पर्पज़ से होंगे। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, हम लोग उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको अरेंज करना है। तो सबसे उत्तर में आपका फिलीपींस आएगा, फिर फिलीपींस से नीचे दक्षिण में ब्रुनेई, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद पूर्वी तिमोर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट फॉर परफॉर्मेंस शील्ड पहल हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो इस लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट और परफॉर्मेंस शील्ड पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक जरूर कर दो। आप लोग भूल जाते हो, भूलना नहीं है, लाइक करो यार, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करते हो मुझे उतना मन करता है कि मैं और जल्दी वीडियो लेकर के आऊँ। 8वां क्वेश्चन देखिए, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत राज्यों का आकलन गैर कोयला खनिज विकास संबंधी विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है। इससे संबंधित निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कीजिए। तो मापदंडों में से कितने हैं जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स मूल्यांकन ढांचे में शामिल है? यानी कि ये जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, इस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के कौन कौन से मापदंड हैं? तो ये 4 मापदंड दिए हैं, पूछा है कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये सभी मापदंड इस इंडेक्स को जारी करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नीलामी प्रदर्शन, खदान परिचालन, अन्वेषण पर बल और धारणीय खनन प्रथाएं। ओके, अब क्या है दोस्तों कि जैसे कि अलग अलग राज्यों में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे खनिज संपदा, बहुत सब में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है वो राज्य, लेकिन वहाँ पे सही तरीके से खनन न होने की वजह से, सही तरीके से अन्वेषण खोजबीन न होने की वजह से ये जो संसाधन है इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसी वजह से स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। इन चारों, वैसे तो 5 श्रेणियां हैं। एक है राजस्व और रिपोर्टिंग, 5वां श्रेणी है राजस्व और रिपोर्टिंग, ताकि हम इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चले कि कोई राज्य जो है इन 5 में से किन किन आधारों पे अच्छा काम कर रहा है, इन 5 मानदंडों पर किन किन मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य को देख करके थोड़ा सा एक्टिव हो कि अरे वो राज्य अच्छा कर रहा है, अपने खनिज संसाधनों का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, तो हम भी इस क्षेत्र में अच्छा काम करें। तो कहीं ना कहीं राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और खनिज करना तो इसका उद्देश्य है ही। ठीक है,
तो यहाँ पे जो नीलामी का प्रदर्शन है, यानी कि जब भी किसी खदान का नीलामी की जाती है तो कितने पारदर्शी तरीके से नीलामी की जाती है और कितने अच्छी तरीके से नीलामी की जाती है, इस आधार पर भी राज्यों की स्थिति देखी जाती है। खदान परिचालन मतलब है कि खदान का परिचालन, जैसे कि खदान की नीलामी कर दिया है तो उस खदान पे कितनी जल्दी काम शुरू हो गई, कागजी काम को ख़त्म करके जल्दी से उस खदान में काम मज़दूरों को लगा करके या फिर जो खनिज संसाधन है उनको ढूँढ कर उनको बाहर निकालना, ये कितने तेज़ी से ये काम शुरू हो रहा है। तो इसको खदान परिचालन में ये चीज़ें जाँची जाती है राज्यों की स्थिति को, कि राज्य यहाँ पे इस मामले में किस तरह से काम कर रही है, खदान परिचालन में अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, कौन-कौन से राज्य जो है इसमें ज़्यादा एक्टिव है। अन्वेषण पर बल, यानी कि कोई राज्य जो है अपने यहाँ कितनी तेज़ी से अन्वेषण पर काम कर रहा है, कि ये चीज़ खोजबीन कर रहा है कि हमारे यहाँ किस तरह के खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। तो इसी को कहते हैं अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब ये कि अपने यहाँ ज़मीन के अंदर क्या है, क्या नहीं है, इसका पता लगाने में कौन-सा राज्य कितना ज़्यादा एक्टिव है, इस अन्वेषण पर मतलब इस रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के आधार पर पता चलेगा, ठीक है। अब धारणीय खनन प्रथा, यानी कि अगर खनन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से, इतने ज़्यादा बेकार तरीके से आप खनन कर रहे हो कि एनवायरनमेंट को धूल-धक्कड़ पूरा एनवायरनमेंट में फैल रहा है, जो भी विषाक्त पदार्थ है वो पूरे पानी में बह रहा है। इस तरह से खनन नहीं करना है। धारणीय खनन प्रथाएँ, यानी कि आप खनन इस तरह से करिए कि एनवायरनमेंट को कोई हानि ना हो। तो इस आधार पर भी राज्यों की कंडीशंस देखी जाती हैं, जाँच की जाती हैं कि कोई राज्य धारणीय खनन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस आधार पर भी रैंकिंग जारी की जाती है इस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के द्वारा। तो ये चारों ही जो है इसके मापदंड है। पांचवा मापदंड था रिपोर्टिंग, पांचवा मापदंड है रिपोर्टिंग और राजस्व, यानी कि उस राज्य को कितना इस खनन से कितना पैसा, मतलब वो पैसा कलेक्ट किया है, उसको इसके माध्यम से कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है और कितने तेजी से वो रिपोर्टिंग कर रहा है इस मामले में, इसकी भी इस आधार पर भी राज्यों की जांच की जाती है। तो ये पांचों मापदंड हैं जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत मापे जाते हैं, यानी इस आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य अपने खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सके और निवेश को आकर्षित कर सके। जितना ज़्यादा राज्य जो है अपने खनिज संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी, वो राज्य उतनी ही तेज़ी से विकास करेगा और देश भी विकास करेगा, और साथ में वो अपने यहाँ निवेश को भी आकर्षित कर सकेगा। ओके, चलो आगे देखो। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। हाल ही में समाचारों में रहा SAIME मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। SAIME मॉडल जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मैंग्रोव संरक्षण को जलीय कृषि आजीविका के साथ एकीकृत करने वाला समुदाय आधारित मॉडल। अब इसको ऐसे समझिए, इसका फुल नेम क्या है, तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो मैंग्रोव संरक्षण को जलीय कृषि आजीविका के साथ एकीकृत करने वाला समुदाय आधारित मॉडल। वैसे जैसे कि जो तटों के पास रहने वाले लोग होते हैं, उनको झींगा पालन करना है, मछली पालन करना है, तो वो क्या करते थे, अपने आसपास के जंगलों को या मैंग्रोव वन को काट करके वहाँ पे प्रॉपर मछली पालन या झींगा पालन करते थे। ऐसे में क्या होता था कि ऐसे में हमारे एनवायरनमेंट को हानि होती थी। अब मैंग्रोव वन को काटा जा रहा है तो, या फिर वनों को काटा जा रहा है, तो इससे भाई हमारे पर्यावरण पे बहुत असर पड़ता है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं उसका भी एब्जॉर्बेशन करते हैं, तो वो भी कम होगा। तो ऐसे में एक मॉडल लाया गया SAIME मॉडल। इसके अंतर्गत क्या होगा कि मैंग्रोव्स वनों में ही मैंग्रोव्स की जड़ों के पास जो पानी होती है, आप लोग देखेंगे मैंग्रोव्स के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें पानियों में ऐसे अंदर की तरफ धंसे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं उनकी जड़ें। तो ऐसा लाया गया कि भाई मैंग्रोव्स वन में ही आप मछली पालन करो, झींगा पालन करो। इससे क्या होगा कि भाई मैंग्रोव्स वन को भी संरक्षण मिलेगा,
मैंग्रोव्स अपनी स्थिति में ही रहेंगे, उनको काटा नहीं जाएगा। और मछली और झींगों को भी, मछली को खास करके मछलियों को, ये जो मैंग्रोव्स के पत्ते हैं, ये पत्ते आकर के पानी में गिरेंगे, तो पानी में गिरेंगे तो ये पत्ते मछलियों के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। मछलियाँ जो है इसको भोजन के रूप में प्रयोग करेंगी, खाएंगी, अपना पेट भरेंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई फ़ायदा होगा कि मैंग्रोव्स का भी संरक्षण हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, जो मछली वाले हैं उनको भी उनका आजीविका सुनिश्चित हो रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, भाई मछली बेचेंगे तो पैसे आएंगे। तो दोनों ही खुश हैं, मैंग्रोव से खुश है, एनवायरमेंट भी खुश है, और मछली पालन जो वहाँ के लोग हैं वो भी खुश हैं। तो इसलिए ये मॉडल लाया गया है। ठीक है, मैंग्रोव संरक्षण को जलीय कृषि आजीविका के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये जो समुदाय है वो खुश रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन के तहत शुरू किए गए सेविला फोरम का निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उद्देश्य है? तो अंकटाड द्वारा एक सेविला फोरम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संप्रभु ऋण सुधार पर वार्ता और कार्रवाई के लिए एक समावेशी मंच के रूप में भूमिका निभाना। अब साधारण तरीके से ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब हैं, या फिर बहुत सारे विकासशील देश। अब भाई ये देश है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों से उधार लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है तो अपने दोस्तों से उधार लेते हैं, है ना। इसी तरीके से एक देश को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो या तो अपने यहाँ अपने बैंकों से ऋण लेती है, ये प्रतिभूतियाँ जारी करके ऋण लेती है, या फिर अन्य देशों से ऋण लेती है। जब एक देश अन्य देशों से ऋण लेती है तो कहीं ना कहीं भाई गरीब देश है तो समय पर पैसा वापस नहीं दे पाएगा, और गरीब है तो ऑलरेडी भाई जब भी ऋण लेगा तो इस पर ऋण का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समय पर ऋण नहीं देगा तो और उस पर ब्याज लगेगा। तो जब वे देश जो गरीब है, विकासशील देश है, जिन पर ऋण का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ऋण का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने ऋण को कैसे कम करें, किस तरह से अपने यहाँ काम करें, इसके लिए एक मंच लाया गया। किसके द्वारा? अंकटाड द्वारा। ठीक है, अंकटाड द्वारा एक मंच लाया गया है, जिस पर इन देशों को, ये जो गरीब देश है, इनको मतलब इन देशों को एक तरह से ये कहें तो इन देशों को सुझाव दिए जाएंगे कि किस तरह से आप अपने ऋण को कम करें। इनके ऋण को कम करने के लिए बहुत सारे हेल्प किए जाएंगे इस मंच के माध्यम से, इन गरीब देशों के ऋण को कम करने के लिए। अब ये अलग अलग तरह के हेल्प हो सकते हैं, सुझाव के माध्यम से या फिर अलग तरह के हेल्प के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुछ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो FAO द्वारा जारी किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और अपने मैगजीन में कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यूपीएससी में पूछता है, पीसीएस में भी पूछ देता है, तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो जाता है। जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं अक्सर इम्पॉर्टेंट होते हैं, खास करके FAO जैसी बड़ी संस्थाओं द्वारा जो रिपोर्ट लाई जाती हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है कि विश्व का वन क्षेत्र वैश्विक भूमि सतह का लगभग 1/3 जो प्रति व्यक्ति लगभग 0.5 हेक्टेयर के बराबर है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि विश्व का जो वन क्षेत्र है पूरे वैश्विक भूमि के सतह का लगभग 1/3 है। यानी कि पूरी, अगर हम वैश्विक भू क्षेत्र की बात करें तो पूरे विश्व की भूमि पर वन का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है लगभग 1/3 है। मान लो इतनी बड़ी भूमि है तो इसके इतने बड़े पोर्शन पर यानी 1/3 पोर्शन पर ही वन है। ठीक है, 1/3 पोर्शन पर ही वन है, जो प्रति व्यक्ति लगभग 0.5 हेक्टेयर के बराबर है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया है। दूसरा कह रहा है कि भारत विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा है। तो भारत में विश्व के
कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि विश्व के कुल वन क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीका का है, तो सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीका का नहीं बल्कि यूरोप का है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आपको तीसरा वाला स्टेटमेंट पता होता कि यूरोप अफ्रीका का नहीं बल्कि यूरोप का है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल देते। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम कुल वन क्षेत्र के मामले में बात करें तो भारत 9वें नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है? भारत 9वें नंबर पे। इसके पहले जब रिपोर्ट जारी की गई थी तो पिछले रिपोर्ट में भारत जो है 10वें नंबर पे था, लेकिन अब भारत 9वें नंबर पे आ गया है, यानी कि भारत एक पायदान ऊपर उठा है। ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि पहले नंबर पे कौन रहा था, तो पहले नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे कनाडा, चौथे नंबर पे यूएसए था और 5वें नंबर पे चाइना था। भारत 9वें नंबर पे था। तो पहला और दूसरा करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ओके, अब हम लोग छोटे छोटे वीडियोस भी आप लोगों को दिया करेंगे। उस छोटे छोटे वीडियोस का उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि आपके पीटी के पर्पज से लाए जाएंगे। पीटी में किस तरह से क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछ सकता है, वो वीडियो आपको मैं ला के दिया करूंगी अलग अलग टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलो आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन की मुख्य भूमिका प्रजाति संरक्षण के साथ पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं एवं मानव आजीविका में इनके योगदान से संबंधित प्रमुख जानकारी आईयूसीएन को उपलब्ध कराना। तो बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि विवेक मेनन इस कमीशन के 75 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विवेक मेनन नाम याद रखिएगा आप लोग। विवेक मेनन जो है इस कमीशन के 75 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई हैं। तो इसको याद रखना। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेजन क्षेत्र के संदर्भ में फ्लाइंग रिवर्स किससे संबंधित है? ये फ्लाइंग रिवर्स जो है किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि विस्तृत वायुमंडलीय धाराएं जिनसे मुख्यतः अमेजन क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न आर्द्रता का संचरण होता है। अब इसको साधारण भाषा में समझना कि अमेजन में आप लोग को पता होगा अमेजन वन जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि पेड़ पौधे जहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे पेड़ पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा। भाई हर एक पेड़ जो होता है वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन से ये जो मान लो ये पेड़ है तो इससे जो वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्प का उत्सर्जन किया गया पौधों द्वारा, पेड़ द्वारा, तो ये वाष्प जो है वायु में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगे, वायु में मिल जाएंगे ये वाष्प, यानी कि ये जो नमी है ये वायु में उपस्थित हो जाएंगी। अब ये जो नमी है वायु में, अब ये ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ करके बादल बनाएंगी। तो भाई क्योंकि अमेजन जंगल इतना छोटा मोटा जंगल तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। बहुत सारे पेड़ पौधों द्वारा सेम यही काम किया जाएगा कि वायु में वाष्पोत्सर्जन किया जाएगा पेड़ पौधों द्वारा। तो वायु में जो ये वाष्पोत्सर्जन हुआ है, वायु में ये जो नमी आई है, छोटे छोटे पानी क्या है, तो छोटे छोटे कण वायु पानी के, ये जो नमी आई है वायु में, यही नमी जो है ऊपर की तरफ जाएंगे और ठंडा होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, संघनित होंगे, बादल बनेंगे। तो ये जो बादल है बहुत सारे बादल बनाएंगे, बहुत सारे बादल। तो इसी को कहा जाता है बादलों की नदी। यहाँ पर जब ये बहुत सारे बादल बनते हैं तो कहते हैं कि बादलों की नदी चल रही है। ठीक है, तो यही जो बादल बनते हैं फिर वर्षा होती है, तो यही फ्लाइंग रिवर्स कहलाता है कि विस्तृत वायुमंडलीय धाराएं जिनसे मुख्यतः अमेजन क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न आर्द्रता का संचरण होता है। आर्द्रता का संचरण होने का मतलब यह है कि भाई जो नमी ऊपर गई है वो बादल बनी है और बादल इधर से उधर संचरित हो रहे हैं। ठीक है, एक नदी के रूप में बादलें बह रही हैं, बाद में ये वर्षा हो जाती है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सी बात थी। बस इसी को फ्लाइंग रिवर्स एक टेक्निकल शब्द दे दिया गया थोड़ा सा कि भाई लोग देख करके डर जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। हाल ही में परीक्षण किए गए पोसिडॉन सिस्टम का सटीक वर्णन है। पोसिडॉन सिस्टम क्या है?
तो यह एक न्यूक्लियर संचालित न्यूक्लियर क्षमता वाला अंडर वाटर ड्रोन है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार से पूछा है। देखो पीसीएस और यूपीएससी में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। नोबेल पुरस्कार अगर पीसीएस से पूछता है तो पूछता है कि किन किन, पीसीएस में अगर पूछता है तो पूछता है कि किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, भौतिकी में किसको दिया गया, रसायन में किसको दिया गया, चिकित्सा में, शांति में किसको दिया गया, या फिर लिटरेचर में किसको दिया गया। लेकिन यूपीएससी क्या पूछता है कि भाई रसायन विज्ञान में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो वो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, यानी कि वो किस खोज के लिए दिया गया है, कि भाई उस साइंटिस्ट ने ऐसा क्या खोजा है, ऐसा क्या काम किया है कि उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उस काम के बारे में पूछा जाता है, उस खोज के बारे में, उस रिसर्च के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है 2025 के लिए 3 लोगों को दिया गया। ये 3 लोग कौन कौन थे, तो सुजुमू, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सुजुमू कीटागावा, ये पूरा नाम है, तो सुजुमू शॉर्ट में याद रख लेना। और दूसरा नाम है रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड, सुजुमू, रिचर्ड और ओमार याची ऐसे करके नाम है, तो ओमार याद रख लेना। सुजुकू, रिचर्ड और ओमार, मार मार के सुझा दिया गया है, रिचर्ड ने मार मार के सुझा दिया है, ऐसे याद कर लेना। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ओमार, सुजुकू और रिचर्ड को। रिचर्ड ने मार मार के सुझा दिया है, या रिचर्ड को मार मार के सुझा दिया गया, तो ऐसे याद कर लेना, जैसे भी आपको सही लगे, बस आपको याद करना है। क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा शब्द आपके सामने आए तो आप तुरंत आंसर टिक कर दो। तो रिचर्ड, ओमार और सुजुकू को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया। किस लिए, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, इनमें इन्होंने रिसर्च किया था, खोज किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जॉन क्लॉर्क, मिशेल डेवोरेट, तो डेवोरेट याद कर लेना, या मिशेल याद कर लो, मिशेल ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा। मिशेल डेवोरेट, जब आप एक शब्द याद करोगे तो दूसरा शब्द ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है, बार बार आप, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार पढ़ोगे। और अगला है मार्टिनिस, ठीक है, मार्टिनिस, ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है। जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है क्लार्क, मिशेल और मार्टिनिस को दिया गया है। अब इसको याद कैसे करना है भाई, क्लॉक देखा है आप लोगों ने, घड़ी, तो घड़ी ऐसे ही पूरा सर्कल रहता है और इसमें सुइयां जो है ऐसे टिक 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 चलते हुए बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई फिजिक्स है, बैटरी है, मशीन है, उसमें मशीन चल रही है, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो घड़ी चल रही है, उसमें तरह तरह के मशीन प्रयोग किए गए हैं, सेल लगा हुआ है। तो कहें तो आप ऐसे याद कर लेना कि भाई क्लॉक है, घड़ी है, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स, उसमें फिजिक्स के कुछ नियम लग रहे हैं। मिशेल है तो मिशेल को मिसाइल से याद कर लेना, मिसाइल में भी फिजिक्स का, भाई फिजिक्स का नियम लगता है मिसाइल में भी। और मार्टिनिस ऐसे याद कर लेना, फ्यूल, मार्टिनिस, जैसे मॉर्टिन होता है, आप लोग मॉर्टिन जलाते हो मच्छर को मारने के लिए, तो जो पहले एक जमाने में मॉर्टिन कॉइल आता था तो कुछ इस तरह से रहता था, है ना, जैसे साइक्लोट्रॉन होता है वैसे ही। तो ऐसे याद कर लेना मार्टिनिस को, तो याद हो जाएगा, अपने अपने तरीके से बस याद कर लेना, मैं तो बस ऐसे ही बता रही हूँ। अब ये किस लिए दिया गया है इन तीनों लोगों को, तो इन तीनों लोगों ने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए इनको दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, तो मैरी ब्रंका को दिया गया है, ब्रंका को, शिमोन को और रॉम्सडेल को, इन तीनों लोगों को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। लेकिन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पेरीफेरल इम्यून
टॉलरेंस के लिए। तो ये तीसरा गलत हो गया, ठीक है, तीसरा सही सुमेलित नहीं है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही कथन सही है। आगे देखिए, पूछा है उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे विज्ञान रत्न दिया है, विज्ञान श्री दिया है, विज्ञान युवा पुरस्कार दिया है, ठीक है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है बच्चों, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो पहला सही सुमेलित नहीं है। और विज्ञान श्री पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, विशिष्ट योगदान के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया। और विज्ञान युवा पुरस्कार जो है कह रहा है कि 35 वर्ष से कम आयु वाले वैज्ञानिकों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता देने के लिए प्रदत्त किया जाता है। तो 35 वर्ष से कम आयु के लिए नहीं, बल्कि 45 वर्ष से कम आयु के लिए विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो गया। तो पूछा था कितने सही है, तो कोई भी सही नहीं है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। हाल ही में खबरों में रही वी राइज पहल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, बताइए। इसका आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों, वी राइज पहल जो है ये व्यापार सुगमता और मार्गदर्शन के माध्यम से महिला उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय के विस्तार में सहायता करना, इसके लिए लाया गया है वी राइज। यानी कि जो महिला उद्यमी होंगे उनके व्यवसाय में, यानी कि उनके व्यापार करने के लिए उनको हेल्प की जाएगी, ताकि वो वैश्विक स्तर पर भी खुद को उभार सकें और अपने वस्तुओं को, जो भी ये वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, इनकी वस्तुओं को वैश्विक लेवल तक ले जाना वी राइज पहल का उद्देश्य है, ठीक है। चलो आगे देखो, एबिल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदत्त एवं प्रशासित है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा। दूसरा है कि एबेल पुरस्कार 2025 जो है बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में मौलिक योगदान के लिए मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि एबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ देता है और पीसीएस में भी पूछता है, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। 1 मिनट आप लोग बस रुकिए, मैं पानी पी लूँ। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो आगे देखिए आप लोग, फेयर से फुर्सत पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना के तहत डायनामिक हवाई किराया प्रदान किया जाता है, जहां टिकट की कीमतें मांग और बुकिंग समय के अनुसार परिवर्तित होती है। देखो, अभी हाल ही में ये बहुत भगदड़ मची थी। तो एयरपोर्ट पर टिकट लेने के लिए कभी टिकट की प्राइस ऐसा होता है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, या पहलगाम हुआ था, तो वहाँ पे पहलगाम जो घटना हुई थी, तो आप लोग देखेंगे कि पहलगाम से लोग अपनी अपनी जगह वापस लौटना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे बहुत भगदड़ मच गई थी कि हर कोई वहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था, अपने घर जाना चाह रहा था। तो ऐसे में क्या था कि हवाई टिकट मांग बहुत ज़्यादा था, तो हवाई टिकट की इन लोगों ने वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी भाई, 15-20 गुना उन लोगों ने हवाई टिकट की वैल्यू बढ़ा दी थी। नॉर्मली 5-6 हज़ार की जो टिकट मिलती वो 30-30, 40-40 हज़ार की बिकने लगी थी। तो ये जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, इतनी इनकी मनमानी थी, इस मनमानी को रोकने के लिए फेयर से फुर्सत पहल को लाया गया कि भाई मांग कितनी भी ज़्यादा हो, बुकिंग का समय चाहो आप 4 घंटा पहले, 10 घंटा पहले, 5 घंटा पहले बुक करो, या 2 घंटा 3 घंटा पहले बुक करो, उसकी प्राइस जो है सेम ही रहनी चाहिए। अगर आप 2000 की टिकट दे रहे हो तो 2000 की ही होनी चाहिए। मांग बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कीमत भी बढ़ा दो टिकट का। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है
कि इस योजना के तहत डायनामिक हवाई किराया प्रदान किया जाता है, जहां टिकट की कीमतें मांग और बुकिंग के समय के अनुसार होती है। तो नहीं, यहाँ पे मांग और बुकिंग समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती रहती है हवाई टिकट की वैल्यू, ठीक है, हवाई टिकट की प्राइस। तो ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट फिक्स रहती है। दूसरा कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का कार्यान्वयन सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइंस अलायंस एयर द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइंस है अलायंस एयर, इसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कुआलालंपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2026 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो 2026 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित नहीं किया है, बल्कि 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है भारत द्वारा, कुआलालंपुर में जब 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कुआलालंपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत ने 2025 को आसियान भारत शिखर सम्मेलन आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा की। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो पहला कथन कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में कि भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी अहमदाबाद में करेगा। कहाँ करेगा? अहमदाबाद में करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजित किया जाएगा तो कहाँ पे किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कार्यक्रम के अंतर्गत 30 से अधिक खेलों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 30 से अधिक खेलों को शामिल किया जाएगा, तो क्या 30 से अधिक खेलों को शामिल किया जाएगा? बताओ आप लोग, कमेंट में हमको बताओ फटाफट, आप लोग आंसर करो। तो दोस्तों 10 खेल ही, सिर्फ केवल 30 से अधिक नहीं बल्कि केवल 10 खेल ही इसमें शामिल होंगे, 30 से अधिक नहीं, केवल 10। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पर शुरू की गई हैशटैग 23 का भारत द्वारा हाल ही में आयोजन किया गया। यह नागरिकों को किस हेतु प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है? बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये हैशटैग 23 का मतलब है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण में सहयोग हेतु 23 मिनट शारीरिक गतिविधि करना, जैसे दौड़ना, एक्सरसाइज करना, ताकि लोगों को हिम तेंदुआ के लिए जागरूक किया जा सके। और अगर हमें हिम तेंदुआ की बात करें तो हिम तेंदुआ को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। भारत में कुल 718 हिम तेंदुआ है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, तो लद्दाख में है। लगभग 718 हिम तेंदुओं में से 477 हिम तेंदुए सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में देखने को मिलेगा। लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ पाया जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ष 2023 में वन वित्त पोषण में सरकारों की तुलना में निजी क्षेत्र के निवेश का योगदान अधिक रहा। अब आप लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाओ कि वन वित्त पोषण में सरकारों की तुलना में निजी क्षेत्र के निवेश का योगदान ज्यादा रहेगा, कम था, ठीक है, कम रहेगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, कम था मतलब अब निजी क्षेत्र जो है अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा या एनवायरमेंट पर पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेगा?
निजी क्षेत्र अपने तो अपना वो भाई प्रॉफिट, यहाँ जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ आते हैं नदियों में बहा दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को हमारी इतनी क्षति पहुंचा रहे हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में हमारे एनवायरनमेंट को पूरा खराब करके रखा है, प्रदूषित करके रखा है। और ये जो निजी क्षेत्र रहेंगे, निजी क्षेत्र का निवेश इसमें ज़्यादा रहेगा? नहीं, सरकार इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा ही है, बाद में क्या पता कि निजी क्षेत्र के निवेश इसमें, निजी क्षेत्रों के निवेश का योगदान बढ़े, लेकिन प्रेजेंट में अभी जो है कम है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2023 में भारत जो है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय वन वित्त के शीर्ष 15 प्राप्तकर्ताओं में शामिल था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई पहला संस्करण है। इंपॉर्टेंट यह है कि इसको किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूनेप द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और ये जो जारी किया है ये रिपोर्ट, ये पहला रिपोर्ट, अभी पहली बार इसने इस संदर्भ में पहला रिपोर्ट जारी किया, यानी कि ये पहला संस्करण है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और इसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट के लिए। और अभी इसके पहले हम लोगों ने जो एक और फॉरेस्ट से रिपोर्टेड एफएओ द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में भी मैं, इन दोनों रिपोर्टों को मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लेना, ताकि आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला गलत था। अगर आपको पता था कि पहला वाला गलत है, कम नहीं बल्कि ज़्यादा नहीं बल्कि कम होगा, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट करेक्ट निकल करके आ जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। अच्छा, मैं अगर आप लोग जो पढ़ाती हूँ आप लोग को समझ में आता है नहीं, कमेंट में बताना। आयुष मंत्रालय द्वारा, आज पता नहीं ये वाली पेंसिल इतना ज़्यादा क्यों चल रही है, येलो वाली। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए द्रव्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये द्रव्य पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो दोस्तों, आयुर्वेदिक सामग्रियों और फॉर्मुलेशन का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। भारत टैक्सी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह सरकार टैक्सी को कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के तहत विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा, ताकि सरकार द्वारा पर्यवेक्षित टैक्सी सेवा प्रदान की जा सके, जहां ड्राइवर का अपनी आय पूर्ण स्वामित्व बना रहना शामिल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में बीमा प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 के बीच बीमा विस्तार में वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई। तो वृद्धिशील प्रवृत्ति नहीं देखी गई बल्कि कमी देखी गई है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बीमा विस्तार जो है 2023 से 2024 की अगर हम बात करें, 2023 से 2024 के बीच, तो बीमा विस्तार में कमी देखने को मिला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 के बीच बीमा सघनता में वृद्धि का रुझान देखा गया, जो प्रति व्यक्ति बीमा व्यय में उच्च स्तर को परिलक्षित करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत थोड़ा डेटा बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक होगा, हर साल जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 22 के बीच कुल ऋण में बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली, जो कुल ऋण के लगभग 3/4 से घट करके 2/3 से भी नीचे आ गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखें, पहले जहां लोग ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए बैंकों पर निर्भर रहते थे कि भाई बैंक से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, बैंक से ऋण लेते थे। अब लोग बैंकों से ऋण लेने की बजाय एनबीएफसीज हो गया, बॉन्ड मार्केट हो गया, यहाँ से ऋण लेने लगे हैं। यानी कि कहें तो हम एनबीएफसीज और बॉन्ड मार्केट का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, ऋण लेने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे लोग जो है ऋण लेने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? एनबीएफसीज का ले रहे हैं, बॉन्ड मार्केट का ले रहे हैं और अन्य संस्थाओं का ले रहे हैं। अब यहाँ पे ऋण लेने की हिस्सेदारी में
बैंकों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वित्त वर्ष 24 में आईपीओ लिस्टिंग की संख्या के संदर्भ में भारत ने वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आईपीओ लिस्टिंग का मतलब है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां अपनी पहली बार शेयर जो है मार्केट में बेचना शुरू किया है। जैसे कि हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि किसी दुकान का उद्घाटन हो गया। जैसे कि मान लो रमुआ जो है अपना एक दुकान खोला, उसका उद्घाटन किया। आज 1 जनवरी को अपने दुकान आज 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी को अपना उद्घाटन करते हैं। यानी कि अब ये रमुआ जो है अपने सामान को खरीदेगा, बेचेगा आज से। आम जनता के लिए खोल दिया, भैया आम जनता आए, आम ग्राहक आए, भाई लोग इसके यहाँ से सामान खरीदें। और कुछ आएंगे जो बेचने भी आएंगे, अपने थोक में प्रोडक्ट्स ले आएंगे, इसके यहाँ बेचेंगे। तो यानी कि रमुआ ने उद्घाटन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसके वस्तुओं की खरीद बिक्री आज से शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से एक कंपनी होती है तो अपनी शेयर बेचता है। तो शेयर बेचता है जब पहली बार अपना शेयर्स बेचना जिस दिन से शुरू करता है प्लेटफॉर्म पर, शेयर मार्केट में, तो आम ग्राहक जो होते हैं, जो शेयर धारक होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं शेयर धारक, वो क्या करते हैं भाई, शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं उस कंपनी की, जिस कंपनी ने पहली बार शेयर जो है अपना मार्केट में बेचना शुरू किया है। तो इसी को कहते हैं आईपीओ लिस्टिंग। लिस्टिंग होने का मतलब ये है कि आज से या फिर इस दिन से एक कंपनी अपना शेयर जो है मार्केट में बेचना खरीदना शुरू कर दिया है। तो प्रॉपर जैसे एक व्यक्ति सामान मार्केट में खरीदने जाता है, रोज खरीद के ले आता है, बेचता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी खरीद बिक्री की काम शुरू हो जाती है शेयर की। तो इस मामले में भारत जो है वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर आया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो स्थापित हुए हैं और अपनी शेयर्स बेचना शुरू कर दिए हैं, अपने प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे जो शेयर्स बेचे जाते हैं वो एक कंपनी का हिस्सा होता है। एक कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ऋण लेने की बजाय अपना शेयर बेच देता है। अगर वो ऋण लेगा, किसी से उधार लेगा, तो उसको समय समय पर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, और ऋण का बोझ भी उसके ऊपर लगेगा कि अरे मेरे पर तो उधार है। लेकिन जब एक कंपनी जब अपना शेयर बेचता है, तो शेयर में क्या होता है कि एक हिस्सेदारी बेचती है। यानी कि एक मान लो वो कंपनी 100% की उसकी हिस्सेदारी थी, मालिक था वो 100% का, तो अपना 1% मालिकाना जो है किसी व्यक्ति को बेच दिया। तो 1% मालिकाना जब किसी व्यक्ति को बेच दिया, तो जो भी 1% बेचा है, तो जिसको भी बेचा है, मान लो कि रमुआ को बेचा है, तो रमुआ 1% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी की खरीद लिया है। तो रमुआ जब खरीदा तो वो इस कंपनी को कुछ पैसा दिया, इसका 1% हिस्सेदारी खरीदने की। तो इस कंपनी के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। उधार के तौर पे वो पैसा नहीं आया, हिस्सेदारी के तौर पे पैसा आया। तो अब जब कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट का 1% हिस्सा जो है इस रमुआ को देगी। तो प्रॉपर जो है 1% जब भी कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो इसको रमुआ को उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर लॉस में आएगी तो इसको भी लॉस होगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बाद में डिटेल में जब पढ़ा जाएगा शेयर मार्केट, तब उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। वर्ष 2023 में भारत के वस्त्र निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के शीर्ष वस्त्र निर्यात में कपास और कपास आधारित उत्पादों की व्यापक भागीदारी रही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत की वैश्विक परिधान बाजार हिस्सेदारी चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी कम रही है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के परिधान निर्यात में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त रूप से 50% से अधिक की हिस्सेदारी रही है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स थे, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट में बाजार मूल्य पर निम्नलिखित समायोजनों में से किसके द्वारा कारक लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो किसके द्वारा कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम प्राप्त होती है। तो जब एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। जब एनएनपी में आप अप्रत्यक्ष कर को यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो ये आपका निकल करके आ जाता है नेशनल इनकम।
हालांकि एनएनपी क्या होता है, एनएनपी को पढ़ने के लिए आपको जीएनपी पढ़ना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए आपको जीडीपी पढ़ना पड़ेगा। तो जीएनपी पढ़ लेना, जीडीपी तो आप लोग सुनते ही होंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा। तो जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी में आउटफ्लो को, नेट आउटफ्लो को घटा दिया जाता है और नेट इनफ्लो को जोड़ दिया जाता है, तब आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वरना ऐसी वीडियो क्या हो जाएगी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनकम टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे पूछा है क्वेश्चन में, भारत में कोर मुद्रास्फीति मापते समय उपरोक्त में से कितने शामिल नहीं किए जाते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति क्या होता है, ये हमेशा एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक चीजें होती हैं वो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। तो कोर मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, देखो जब मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो एक बास्केट होती है, उसमें कई तरह की वस्तुएं रख दी जाती हैं जो लोगों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं को, एक बास्केट है, इसमें कई सारी वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं, कुछ विनिर्मित वस्तुएं हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं, कुछ वो वाली वस्तुएं जो टोबैको वाली वस्तुएं हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, पेट्रोलियम है, ईंधन है, तो ऐसी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब कोर मुद्रास्फीति में क्या किया जाता है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, जैसे मान लो टमाटर हो गया, जैसे मान लो कोई सब्जी हो गई, आज अगर टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है तो मे बी आपको कल या परसों आपको 25 या 30 रुपए किलो मिले। मान लो आज आपको दाल 110 रुपए किलो मिला तो मे बी कल आपको 140 रुपए किलो मिले। तो ये ऐसी वस्तुएं जिनके दाम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, हर दिन कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ऐसी वस्तुओं को जब इस बास्केट में से निकाल दिया जाता है, यानी कि परिवर्तनशील वस्तुओं को जब इस बास्केट में से हटा दिया जाता है और केवल उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिनके दाम मैक्सिमम टाइम तक स्थिर रहते हैं, ज़्यादा ऐसी वस्तुएं जिनके मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो ऐसी बास्केट में जब ऐसी वस्तुएं रहती हैं जिनके मूल्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है और इनको जब मापा जाता है, इनकी जब इस आधार पर जब मुद्रास्फीति मापते हैं इनके वैल्यू के आधार पर, तो इसी को कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति में केवल ऐसी वस्तुओं के मूल्य को मापा जाता है जिनका मूल्य स्थिर रहता है लंबे समय तक, जैसे कि फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, जो हमेशा मतलब इनके वैल्यू में मैक्सिमम टाइम तक स्थिरता देखने को मिलेगी, इसी को कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। तो अब आप लोग बताओ कि इस कोर मुद्रास्फीति में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी। तो ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी जिनके मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जैसे कोई खाद्य उत्पाद हो गया। ठीक है, जैसे कि ईंधन और ऊर्जा हो गई। ईंधन ऊर्जा में अक्सर पेट्रोलियम का दाम ऊपर नीचे होता रहता है, पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे होता रहता है, डीजल का दाम ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो खाद्य उत्पाद हो गए, ईंधन और ऊर्जा हो गए, इनकी वस्तुओं में बहुत ज्यादा, इनके मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। तो ये पहला। और दूसरा होगा वस्त्र और फुटवियर। देख लो, चप्पल देख लो, ऐसा तो है नहीं कि आज चप्पल की प्राइस 100 रुपए है तो कल 150 हो गया। आप बल्कि दुकान पे जाते हो ना 4 महीने बाद भी या 5 महीने बाद भी वही चप्पल खरीदे रहते हो, पहले से पहन रहे हो तो आपको अच्छी लगती है, टूट गई तो आप फिर जाते हो उस दुकान पे तो कहते हो भैया हमको पिछली बार तो आप 120 रुपए का ही दिए थे, अब आप 140 बता रहे हैं, हम 120 ही देंगे आपको। आप 120 ही रुपया दे करके आते हो। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि कौन सा शामिल, कितने वस्तु हैं जो शामिल नहीं है। इसके मूल्य में तो भाई स्थिरता है, ज्यादा उतार चढ़ाव होता नहीं है। तो पूछा था कि कौन सा शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं होगा और ना ही विनिर्मित वस्तुएं शामिल होंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे ये तो 3 लिखा हुआ है इसमें, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
आज पता नहीं मेरा टैब इतना हैंग क्यों कर रहा है। चलो आगे देखो, एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो एंजल का नियम जो है ये आय और व्यय के बीच के संबंध को दर्शाता है। चलो आगे देखो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। बताओ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग जो है, उपयोग पूछा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किया जाता है, महंगाई भत्ते का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए किया जाता है, और राष्ट्रीय लेखाओं के लिए अपस्फीति कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चारों क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए सीपीआई का प्रयोग किया जाता है, मतलब चारों जगहों पे सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखो, तो रेपो रेट में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये रेपो रेट होता क्या है। जैसे हम लोग को उधार लेने के लिए, हम लोग को लोन लेना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। अब बैंक को भी तो पैसों की जरूरत होती होगी, तो जब बैंक जो है उधार लेने के लिए, भाई बैंक ऐसा तो नहीं कि हम ही लोगों से उधार लेगी, हम लोग तो खुद ही उधार लेने जाते हैं बैंकों में। तो बैंक किससे उधार लेगी, सेंट्रल बैंक से लेगी, आरबीआई से लेगी। तो जब बैंक जो है, जो वाणिज्यिक बैंक, वे वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई से उधार लेते हैं, जिस दर पे उधार लेते हैं, जिस दर पर उधार लेते हैं आरबीआई से ऋण, या फिर हम कहें कि वे दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। अब अगर रेपो रेट को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है रेपो रेट में वृद्धि के प्रभाव, तो रेपो रेट में अगर, यानी कि इसके दर में अगर हम बढ़ा दे, आरबीआई अगर बढ़ा देती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर रेपो रेट में हम कमी कर देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ठीक से समझना। जैसे कि मान लो आप दुकानदार हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लो आप 100 रुपये किलो दाल खरीदे हैं, तो आप दुकानदार को अगर आपने 100 रुपये किलो दाल खरीदा है तो आप ग्राहक को कितने रुपए का दोगे। भाई ऑब्वियसली 100 रुपये का खरीदोगे तो कुछ मार्जिन लगा करके, यानी आप 105 रुपये 5 रुपये की मार्जिन लोगे, आप लोग कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे ही। तो आपने दुकान खोला, 100 रुपये का दाल खरीदा, तो आप 105 रुपये किलो दोगे ताकि आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो। इसी तरीके से बैंक भी क्या होती है भाई, अगर इसको ऋण लेना महंगा पड़ेगा, यानी कि अगर ये ज़्यादा ब्याज पर ऋण इसको प्राप्त हो रहा है आरबीआई से, तो बैंक भी क्या करेगा, अपने ग्राहकों को जो ऋण देगा वो भी उच्च ब्याज पर देगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई बैंक आरबीआई से उच्च ब्याज पर ऋण ले आ रही है तो आप लोग को कम ब्याज पर ऋण देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बैंक को अगर ऋण लेना महंगा पड़ रहा है आरबीआई से, तो बैंक भी क्या करेगी, आप लोगों को भी महंगा ऋण देगी, यानी कि आप लोग को भी उच्च ब्याज पर ऋण देगी। अगर बैंक को सस्ता पड़ रहा है ऋण लेना, तो बैंक भी आप लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराएगी। ये नियम होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेपो रेट। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि जब बढ़ाया जाएगा, यानी जब रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब रेपो रेट बढ़ा दिया गया, यानी कि रेपो रेट बढ़ाने का मतलब ये समझना कि ब्याज बढ़ा दिया गया। आरबीआई ने क्या किया, कौन बढ़ाएगा, आरबीआई करेगा, बढ़ाने घटाने काम आरबीआई करता है। तो अगर ब्याज बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ गया मतलब ब्याज बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया मतलब बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तब बैंक जो है ऋण लिया, बैंक को ऋण लेना महंगा पड़ा, तो बैंक क्या करेगा भाई, अपने ग्राहकों को भी उच्च ब्याज पर ऋण देगा, यानी कि ग्राहकों को भी ऋण लेना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो भाई जब हम ग्राहक बैंक में ऋण लेने जा रहे हैं, पता चल रहा है कि हमको उच्च ब्याज पे ऋण दे रहा है, हमें ऋण लेना महंगा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या ऋण लेंगे क्या, हम लोग क्या लोन लेंगे क्या, हम लोग लोन नहीं लेंगे, हम लोग कतराएंगे लोन लेने से। हम लोग सोचेंगे यार छोड़ो, जान दो, बैंक में क्या ही ऋण लें, क्या ही लोन ले, जो काम करना है हम वो बाद में कर लेंगे, घर बनवाना है तो बाद में घर बनवा लेंगे, बच्चे का अगर कोचिंग फीस जमा करना है तो चलो अभी तुम कुछ महीने रुक जाओ, बाद में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे, है ना। या जो भी महत्वपूर्ण काम करने, बहुत इमरजेंसी होगा तो वो लोग लोन ले लेते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन बेसिक बात जो ये है कि लोग नहीं लेते हैं, लोग महंगा ऋण
अगर महंगा पड़ेगा ऋण लेना, लोन लेना, तो लोग थोड़ा कतराएंगे। तो उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, जब मार्केट में तरलता बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोग खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे, लोग मार्केट में नई नई चीज़ें खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मांग बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि टमाटर है, टमाटर इतना ज़्यादा मार्केट में आ गया, लोग तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करेंगे, खरीदेंगे। तो टमाटर इतना ज़्यादा मार्केट में आ गया और मांग कम हो जाती है, आपूर्ति ज़्यादा हो गई और मांग कम हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि उस टमाटर की वैल्यू जो है कम हो जाती है। जहाँ 50 रुपये किलो मिल रहा था, अब टमाटर मार्केट में दिख रहा है, लेकिन लोग तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं कि ढेर सारे खरीद के रख लेंगे। तो इतना ज़्यादा टमाटर हो गया कि इसकी प्राइस जो है घट करके 10 रुपये किलो आ गई। इसी तरीके से क्या होता है कि जब मार्केट में मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपूर्ति कम होती है, अब भाई अचानक ऐसा तो है नहीं कि मांग बहुत ज़्यादा हो गई और तो उत्पादन भी रातों रात हो जाएगा, टमाटर का उत्पादन एक ही रात में हो जाएगा, या भी किसी भी वस्तु का उत्पादन एक ही रात में हो जाएगा, ऐसा तो होता पॉसिबल नहीं है। तो मांग बहुत ज़्यादा हो गई, अब वस्तुएं कम है, वस्तुएं उपलब्ध कम है, तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ने का मतलब है कि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाती है। अब भाई टमाटर अगर मार्केट आपने इतना ज़्यादा मांग किया, इतने ज़्यादा लोग टमाटर खरीदने वाले लोग हो गए कि टमाटर की आपूर्ति ही नहीं है, टमाटर मार्केट में कम दिख रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि टमाटर की प्राइस जो है जहाँ 50 रुपये किलो मिला था, अब 150 रुपये किलो मिलने लगेगा। समझ में आया? ये प्रभाव पड़ता है मांग का। तो पूरा डिपेंड करता है मांग पे। अगर लोगों के पास पैसा है तो मांग ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसे नहीं है तो मांग कम होगा, तो मांग कम होगा तो मुद्रास्फीति या महंगाई कम होगी। तो यहाँ पे देखो, तो तरलता ज़्यादा है तो लोग पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, मांग ज़्यादा होगा, मांग ज़्यादा होने की वजह से वस्तुएं के मूल्य में बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाएगी, और वस्तुएं के मूल्य में बढ़ोतरी ज़्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। तो भाई अब देखो, अगर लोगों को ऋण लेना, अब लोगों को ऋण लेना अगर आसान पड़ रहा है, यानी कि अगर लोगों को कम ब्याज पर ऋण मिल रहा है, लोन कम ब्याज पे मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में जाएंगे और लोन ले लेंगे। कुछ भी थोड़ा सा काम हुआ, छोटा मोटा, मान लो कि घर ही बनवाना है या कुछ किचन ही बनवाना है, तो लोग कहेंगे चलो लोन ले लेते हैं। लोन क्या है कि कम ब्याज पे ऋण मिल रहा है, तो तुरंत लोग बैंक में भागने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई लोगों के पास ज़्यादा ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो फिर वही महंगाई बढ़ जाएगी, खर्च हो जाएगा। तो इसी का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, वृद्धि हुआ है। अगर हम रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देते हैं तो लोगों को, ग्राहकों को भी क्या होगा, ऋण लेना महंगा पड़ेगा। ग्राहकों को ऋण लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि भाई बैंकों को अगर यहाँ पर ऋण लेना महंगा पड़ रहा है, आरबीआई जो है उच्च ब्याज पर बैंकों को ऋण दे रही है, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को ऋण जो है उच्च ब्याज पर देगी, तो ग्राहकों को महंगा पड़ रहा है ऋण लेना। तो बैंक जो है, जो ग्राहक है वो बैंक में ऋण नहीं लेंगे। अब बैंक में ऋण नहीं लेंगे तो ग्राहकों के पास पैसा नहीं आएगा। जब ग्राहकों के पास पैसा नहीं आएगा तो ग्राहक जो है कम खर्च करेंगे, यानी कि आम लोग जो है, हम लोग जो है पैसा कम खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा कम जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा, या हम ये कहें कि लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, तो मांग भी कम रहेगा, मांग भी कम रहेगा। और क्योंकि मांग कम है तो यहाँ पे अपेक्षाकृत, हमेशा अपेक्षाकृत बात होती है, तो अपेक्षा में मांग कम है तो इसकी अपेक्षा में, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपूर्ति ज़्यादा होगी। तो मांग कम है तो वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं के मूल्य में कमी होगी। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी होगी। अगर मांग ज़्यादा हो जाती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में भी बढ़ोतरी हो जाती है। अगर मांग कम होती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में भी आपको कमी देखने को मिलेगा। इससे जो है महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो पूरा पूरा डिपेंड करता है ब्याज दर पे, कि अगर महंगा ब्याज दर ज़्यादा होगा तो लोग जो है ऋण नहीं लेंगे, लोग ऋण नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास कम पैसा रहेगा तो लोग कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो मार्केट में मांग कम रहेगा, मांग कम रहेगा तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में भी कमी रहेगी। ठीक है, अगर मांग ज़्यादा है तो आपूर्ति अपेक्षाकृत, जानते हैं अगर मांग ज़्यादा हो गया तो अपेक्षाकृत, हमेशा अपेक्षाकृत बात होगी। मांग ज़्यादा है तो हम ये समझेंगे कि आपूर्ति अपेक्षाकृत कम है, और आपूर्ति अगर कम है तो वस्तुओं की मूल्य जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, मांग ज़्यादा है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर मांग कम है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में
कमी आएगी, क्योंकि अपेक्षाकृत जो है वस्तुओं और सेवाएं जो है इसकी आपूर्ति जो है ज़्यादा रहेगी। हमेशा अपेक्षाकृत बात होगी, अगर मांग ज़्यादा है तब आपूर्ति कम होगी, अगर मांग कम है तो आपूर्ति ज़्यादा होगी, अगर मांग कम है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जो है वो कम ही रहेंगे, और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कम रहेगा यानी कि आप ये समझ सकते हो कि महंगाई कम है। ये थोड़ा इसी बेसिस पे ये पूरा जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और आपका ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सब कुछ इसी मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर है। एक बार आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, बेसिक चीज़ को, तो आप आसानी से इकोनॉमिक्स को सब समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि रेपो रेट में वृद्धि मतलब आप ये समझ लेना कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है, वृद्धि का मतलब महंगाई बढ़ गई। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ी है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वाणिज्य बैंकों की उधार लागत में वृद्धि हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई उधार लागत में क्या हो जाएगी वाणिज्यिक बैंकों के, क्योंकि उनको उच्च ब्याज देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। मासिक ईएमआई का अधिक होना, भाई यहाँ पे हमने जैसा कहा कि ऋण लेना महंगा पड़ जाएगा, तो इसी तरीके से ईएमआई का भी अधिक हो जाएगा ना। उच्च उपभोग, क्या उच्च उपभोग होगा, क्या महंगाई बढ़ गई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे, नहीं मैम, कम खरीदारी करेंगे ना, तो उपभोग उच्च कैसे हो सकता है, कम होगा। उच्च निवेश होगा, क्या लोगों के पास पैसे ही नहीं आ रहे तो लोग निवेश कहाँ से करेंगे, महंगा पड़ रहा है ऋण लेना तो लोग निवेश कहाँ से करेंगे, भाई ऋण लेकर के लोग निवेश करेंगे, ऐसा तो नहीं कि खुद ही नोट छापेंगे। तो यहाँ पे चौथा भी नहीं होगा, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, सीमांत स्थायी सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में ही आप लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, इसके अलावा आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों पर भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिवसीय निधि उधार प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आप लोगों ने जो ये रेपो रेट पढ़ा था, रेपो रेट में बैंक जो है आरबीआई से उधार लेती है तो कितनी अवधि के लिए लेती है, तो मैक्सिमम 90 दिनों तक की अवधि के लिए ऋण ले सकती है, यानी कि परिपक्वता की अवधि मैक्सिमम 90 दिनों की होगी, ठीक है। अब देखो, कुछ बैंक ऐसे होते हैं भाई अचानक से रातों रात पैसे की जरूरत पड़ जाती है, भैया हमको एक दिन के लिए उधार दे दो, है, हमको ज़्यादा दिनों के लिए उधार नहीं दो, हमको एक दिन के लिए बस उधार दे दो, तो इसके लिए एक अलग टर्म यूज होता है, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब किसी वाणिज्यिक बैंक को एक दिन के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है या फिर एक दिन की परिपक्वता अवधि होती है उस ऋण की, तो इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों पर भारतीय रिजर्व बैंक से एक दिन के लिए ऋण प्राप्त करती है, तो इसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, एक दिन का ऋण प्राप्त करना है तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद ले, ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर सामान्यतः रेपो रेट से लगभग 100 आधार अंक कम निर्धारित की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर जो है सामान्यतः रेपो रेट से 100 आधार अंक कम नहीं निर्धारित की जाती है, बल्कि ज़्यादा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इस चीज़ को समझने के लिए बहुत आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जब बैंक को एक दिन के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत ऋण प्राप्त करती है। और एक होता है रेपो रेट, जब एक बैंक को 90 दिनों के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसकी परिपक्वता अवधि 90 दिनों तक की हो, ठीक है, 90 दिन के अंदर उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे ब्याज के साथ बैंक को, तो ये होता है। यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की जरूरत पड़ रही है और रेपो रेट में भी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की जरूरत पड़ रही है। अब एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो आरबीआई है, आरबीआई को ऋण लेना पड़ता है इन बैंकों से, हालांकि ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। आरबीआई का उद्देश्य सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तो आरबीआई भी क्या करती है, ऋण लेती है वाणिज्यिक बैंकों से, तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जब आरबीआई ऋण लेती है बैंकों से, अब आरबीआई जब बैंकों से ऋण लेती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना
कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट से हमेशा जो इसका ब्याज दर, जैसे रेपो रेट का ब्याज दर जो है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो ब्याज दर है, क्योंकि ये 90 दिनों के लिए रहा है तो इसका ब्याज दर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसको एक दिन के लिए भाई ऋण की ज़रूरत होगी तो ये ब्याज दर और ज़्यादा बढ़ा देता है आरबीआई। लेकिन आरबीआई को जब खुद को ऋण लेना होता है इसको बैंकों से, तो ये आरबीआई ही निर्धारित करता है कि इसका ब्याज दर कितना होगा। जब हम मान लो मैं आरबीआई हूँ तो मैं बैंकों से ऋण लेने जा रही हूँ, तो मेरी मर्जी में मैं कितना भी ब्याज दर निर्धारित करूँ। हालांकि अपनी मनमानी नहीं चलाता आरबीआई, उसकी भी एक नियम कानून होते हैं, ठीक है। तो जब एसडीएफ के तहत आरबीआई ऋण लेता है वाणिज्यिक बैंकों से, तो इसका भी ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई ही करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आरबीआई ऋण लेती है बैंकों से, तो हमेशा जो ब्याज दर होगा वो रेपो रेट और एमएसएफ से यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आरबीआई ने 6.25% की दर से बैंकों से ऋण लिया है, तो ये जो रेपो रेट होगा ये इसी एसडीएफ के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, यानी कि रेपो रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 6.25 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। आरबीआई ने 6.25 की दर से बैंकों से ऋण लिया, लेकिन जब बैंकों को आरबीआई से ज़रूरत होगी ऋण की, तो ऐसा नहीं कि वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से 6.25% की दर से वो भी ऋण प्राप्त कर लेंगे आरबीआई से, नहीं। आरबीआई ने भले खुद के लिए इन लोगों से ऋण लिया 6.25 की दर से, ठीक है, लेकिन जब बैंकों को ऋण की ज़रूरत होगी तो बैंक जो है आरबीआई से 6.5% की दर से ऋण लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 25 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा होगा। और जब एक बैंक एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत ऋण लेगा आरबीआई से, तो इसकी जो दर होगी वो रेपो रेट से थोड़ी ज़्यादा होगी, 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होगी। कितनी होगी ये? तो 6.75% होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एसडीएफ 6.25% है तो रेपो रेट जो है 6.5% होगी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% ज़्यादा होगी। तो हमेशा जो है एसडीएफ से 25 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट ज़्यादा होगा और रेपो रेट से हमेशा 25 बेसिस पॉइंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ज़्यादा होगा। समझ में आया? ये जब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आरजी सर ने पढ़ाया है, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन करना होगा 5th फाउंडेशन बैच हमारे क्लब आईएएस ऐप पर चलती है। इस क्लब आईएएस ऐप पर बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है। आरजी सर ने पढ़ाया है इकोनॉमिक्स को, तो पढ़ लेना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फ़ी कितनी है? तो 1499 रुपये, 3 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले 1-2 बार डेमो क्लास ले लेना, जब संतुष्ट हो जाना तभी ज्वाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट कह रहा था, क्या कह रहा था? एक मिनट। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान से देखना, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर सामान्यतः रेपो रेट से लगभग 100 आधार अंक कम निर्धारित किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये रेपो रेट है और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर जो है सामान्यतः रेपो रेट से 100 आधार अंक कम निर्धारित किया गया। अब कम कहाँ से है? आप देखो रेपो रेट कितना है? 6.5% है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75 होगी, हमेशा ज़्यादा होगी रेपो रेट से। हमेशा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जब भी निर्धारित की जाएगी तो रेपो रेट से हमेशा 25 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा निर्धारित की जाएगी। ये 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि इसको इकोनॉमिक्स में यानी कि परसेंटेज को दिखाने के लिए अगर 100 बेसिस पॉइंट है तो इसको 1% माना जाता है, ठीक है। तो इसको एक इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, वैसे यहाँ पे बेसिस पॉइंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट में 1% होता है, तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट जो है ज़्यादा रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 100 आधार अंक कम निर्धारित किया जाता है। एक तो 100 आधार अंक नहीं बल्कि 25 बेसिस पॉइंट कम निर्धारित किया जाता है। कम निर्धारित किया जाता है नहीं बल्कि ज़्यादा निर्धारित किया जाता है। हमेशा एमएसएफ जो है रेपो रेट से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया जिन लोगों को, उन लोग प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम आप लोग को इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बस आप लोग बताना कि समझ में आया या नहीं आया। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखो, राष्ट्रीय लघु बचत कोष क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं बहुत सारी योजनाएं लाती हैं लोगों के लिए, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बचत योजनाएं लाती हैं कि लोग अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बचत करें, बैंकों में जमा करें। ठीक है, इसके लिए एक अलग कोष होता है, वहाँ पे जाकर के पोस्ट ऑफिस में जाकर के उस पैसे को इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। तो ये जो पैसा होता है वो राष्ट्रीय लघु बचत कोष में रखे जाते हैं, न कि भारत की संचित निधि में रखे जाते हैं। भारत की संचित निधि में क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि भाई भारत की संचित निधि में क्या होता है, रोज वो खर्च के लिए पैसे निकाले जाते हैं, कभी जमा किए जाते हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय लघु बचत कोष का लाया जाता है, ताकि जो लोगों के जो पैसे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के जो पैसे हैं, लोगों ने जो अपने पैसे जमा किए हैं, वो पैसे एक वक्त के बाद हमें वापस करना है, साथ में उनको उसके वापस करते समय उनको ब्याज भी देना है। तो गवर्नमेंट ये पैसा प्रयोग तो करती है अपने उद्देश्य के लिए, लेकिन उनको ये पता है कि ये पैसे उनके मांगने पे हमको वापस करना पड़ेगा, वापस जब करेंगे तो हमको ब्याज भी, उसका कुछ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो यही होता है राष्ट्रीय लघु बचत कोष। अब स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि इसका विनियमन जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एनएसएसएफ का प्राथमिक उद्देश्य लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग करना है। क्यों अलग करना है, मैंने अभी बता दिया। तीसरा है कि एनएसएसएफ व्यवस्था के तहत लघु बचत का संपूर्ण सकल संग्रह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। तो देखो, लोग जो पैसा जमा करते हैं इसमें, तो इस पैसे का प्रयोग गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। ये गवर्नमेंट द्वारा इस पैसे का प्रयोग अलग अलग जगहों पे, जैसे केंद्र द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग जगहों पे प्रतिभूतियों के माध्यम से निवेश किया जाता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि दृष्टि आयोग ने इसका दूसरा स्टेटमेंट माना है, लेकिन मैंने कई जगहों पे गूगल किया, सर्च किया, एआई से पूछा, तो तीसरा स्टेटमेंट भी उसने सही माना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिए, पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछा है कि उपरोक्त उपायों में से कितने हैं जो राजस्व घाटे को कम करने में सहायक है। अब राजस्व घाटे को फटाफट समझ लो। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? जब राजस्व प्राप्ति, यहाँ पे समझना अच्छे से, क्लियर समझ में आएगा। राजस्व घाटा, घाटा क्या है कि जब राजस्व प्राप्ति कम हो और राजस्व व्यय ज्यादा हो जाए, राजस्व प्राप्ति ज्यादा है और राजस्व प्राप्ति कम है और राजस्व व्यय ज्यादा है, इसी को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपकी कमाई कम हो रही है लेकिन आपका खर्चा ज्यादा है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि आप घाटे की स्थिति में हो। इसी तरीके से एक राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटे में क्या होता है, सरकार की जब राजस्व प्राप्ति बहुत कम हो, राजस्व से होने वाली प्राप्ति बहुत कम हो और राजस्व व्यय बहुत ज्यादा होता है, इसी में हम कहते हैं कि राजस्व घाटा। अब इसको समझना, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय नहीं समझेंगे आप लोग तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। अब राजस्व प्राप्ति में क्या होता है, राजस्व प्राप्ति का मतलब आप अपनी जगह खुद को रख के देखो कि ऐसे प्राप्ति मतलब सरकार की ऐसी कमाई, या हम ये कहें कि आपकी ये ऐसी कमाई है जिसमें आपने किसी संपत्ति को बेचा नहीं है। ये आपके पास जो ये पैसा आ रहा है, ये पैसा आप किसी संपत्ति को बेच करके नहीं पा रहे। जैसे कि मान लो कि आपने कोई मकान किराए पे दे रखा है, तो किराए पे दे रखा है तो उससे जो आपकी कमाई हो रही है वो राजस्व प्राप्ति कहलाएगी। जैसे मान लो आपने किसी अपनी जमीन को लीज पे दे रखा है, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो आपकी कमाई है और राजस्व प्राप्ति है। इससे आपकी किसी संपत्ति में कमी नहीं आ रही, आपको कोई घाटा नहीं हो रहा है, आप किसी सामान को बेच के वो पैसा नहीं पा रहे हो। ये ऐसा पैसा है जो आपका बिना लॉस का आ रहा है। किराए पे मकान किराए पे दे दिया, अपनी गाड़ी जो है भाड़े पे दे दिया किसी को, तो ये जो पैसा आ रहा है क्या है, एक राजस्व प्राप्ति है। इसी तरीके से सरकार का भी राजस्व प्राप्ति होता है। जैसे कि सरकार ने अपनी जमीन लीज पर दे दी है किसी बड़ी कंपनी को, या सरकार ने किसी को लोन, किसी देश को बहुत बड़ा लोन दे रखा हुआ है, मिलियंस में दे रखा है, तो उस पर जो ब्याज की प्राप्ति होगी वो सरकार की राजस्व प्राप्ति कहलाती है। इसी तरीके से जिससे ऋण किसी को दिया है तो इस पे जो ब्याज मिल रहा है, मैं यहाँ पे ब्याज लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सरकार ने किसी को ऋण दिया तो उस पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ये भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। अपनी ज़मीन पे जो लीज पे दे रखा है तो उस पर जो किराया आएगा वो भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। सरकार जो टैक्स लेती है
जैसे इनकम टैक्स हो गया या फिर जीएसटी हो गई, तो इससे जो टैक्स प्राप्त हो रहा है ये भी राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। तो यानी कि ये ऐसी प्राप्तियां हैं जो जो किसी संपत्ति को बेचने पर नहीं प्राप्त हो रही है। अगर सरकार किसी संपत्ति को बेच के प्राप्त हो रही है तो वो अलग तरह की प्राप्ति होती है, वो पूंजी प्राप्ति कहलाती है। ठीक है, वो हम अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इसी को कहते हैं राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व व्यय में क्या होता है कि उपभोग की दृष्टि से, जैसे आप लोग पैसे खर्च कर रहे हो खाने पीने के उद्देश्य से, जैसे मम्मी पापा हैं तो उनके पास पैसा आया, ये सभी पैसे आए, कहीं किराए के मकान से किराया का पैसा आ गया, कहीं ज़मीन पे लीज़ दिए थे या फिर अधिया पे दिए थे तो वहाँ से कुछ पैसा आ गया, गाड़ी भाड़ा पर लगाएँ तो वहाँ से पैसा आ गया, तो यह मम्मी पापा का राजस्व प्राप्ति हो गया। लेकिन अब जब मम्मी पापा आपके पैसे खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, आपके कपड़ा लत्ता जूता मोजा में खर्च कर रहे हैं, राशन में खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, उपभोग की दृष्टि से कर रहे हैं ना, तो इसको राजस्व व्यय कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, राजस्व व्यय। और पूंजी व्यय में क्या हो जाता है, एक होता है पूंजी व्यय। तो जब आपके मम्मी पापा किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो प्रॉफिट के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, तो ऐसी ऐसी जगह व्यय जहाँ पर कल को उसमें पैसा आएगा, जैसे सोना खरीद लिए तो कल की इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो पूंजी व्यय कहलाता है। लेकिन आपको राजस्व व्यय में भी पढ़ना है सिर्फ। तो राजस्व व्यय में क्या होगा कि उपभोग की दृष्टि से, यानी एक बार पैसा खर्च हो गया तो हो गया, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, खाने पीने में खर्च कर दिए, कपड़ा लत्ता में खर्च कर दिए, नाचने गाने में खर्च कर दिए, घूमने फिरने में खर्च कर दिए, यानी कि उपभोग की दृष्टि से खर्च किया है, अब उससे आपको कोई कमाई नहीं होगा, तो इसी को राजस्व व्यय कहते हैं। अब सरकार के भी राजस्व व्यय होते हैं, जैसे अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना है, तो पैसा दे दिए तो चला गया, अब हमारे पास वो सरकार के पास वो पैसा नहीं आएगा, तो ये क्या है, एक उपभोग की दृष्टि से किया गया है। राजस्व व्यय के अंतर्गत जब वेतन दिया जाता है तो वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। जिससे सरकार कहीं सब्सिडी दे रही है, किसी राज्य को अनुदान दे रही है, तो ये सभी राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो जब राजस्व प्राप्ति कम होती है और राजस्व व्यय खर्च ज़्यादा होता है, तो इसी को राजस्व घाटा कहते हैं। अब क्वेश्चन पे देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है, क्या क्या सहायक हो सकता है इस घाटे को कम करने के लिए। तो पहला कह रहा है कि कर आधार के विस्तार द्वारा कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। तो बिल्कुल अगर सरकार जो है टैक्स में बढ़ोतरी कर दे, यानी इनकम टैक्स बढ़ा दे या फिर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बढ़ा देगी, तो इससे क्या होगा कि सरकार के पास और ज़्यादा आय के साधन हो जाएंगे, यानी कि राजस्व प्राप्ति में, सरकार की राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी, सरकार की कमाई में और बढ़ोतरी हो जाएगी अगर टैक्स बढ़ा देता है। तो मे भी ये राजस्व के घाटे, सरकार के राजस्व घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है। कन्फर्म है कि हो जाएगा, हो सकता है मतलब। अब दूसरा कह रहा है कि आवश्यकता राजस्व व्यय में कमी करना। अब सरकार जो ये उपभोग की दृष्टि से यहाँ पे राजस्व व्यय कर रही है, यानी अगर हम कहें कि आपके मम्मी पापा को अगर अपना राजस्व घाटा कम करना है तो वो क्या करेंगे, तो मम्मी पापा कहेंगे जो तुम लोग फालतू खर्चा करते हो खाने पीने की दृष्टि से, इधर उधर जो घूम फिर के उड़ा रहे हो उसको कम उड़ाओ, यही तो कहेगी, यही तो कहेंगे मम्मी पापा। तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, जो चीज़ें आवश्यक नहीं है उस पर व्यय मत करो, तो आवश्यकतर राजस्व व्यय में कमी करना। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तभी राजस्व घाटा कम होगा। तीसरा कह रहा है कि मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भुगतान में वृद्धि। अब देखो भाई, सब्सिडी में अगर भुगतान में वृद्धि होगी तो इससे राजस्व घाटा कम नहीं बल्कि और ज़्यादा राजस्व घाटा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देगी तो राजस्व व्यय में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर राजस्व व्यय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो राजस्व घाटे में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा, तो केवल 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। पिछली बार इसी तरीके से पूंजी व्यय और पूंजी प्राप्ति से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में, अगर आप लोग को ध्यान होगा 2025 का जिसने पेपर देखा होगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बता देना। आगे पूछा कि कितने सही हैं, तो देखो लाफर वक्र क्या होता है, लाफर वक्र में कर के दरों और कर राजस्व के बीच के संबंध को बताता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है फिलिप वक्र में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को बताता है। और कुजनेट वक्र जो है ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के साथ असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो ये कुजनेट वक्र बताता है कि कैसे बढ़ती है पहले असमानता औद्योगिकरण के बाद, फिर कैसे घटती है। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही से बोली थे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है,
तो ब्याज प्राप्ति अनुपात से यह मापन किया जाता है कि कोई कंपनी अपनी परिचालन आय का उपयोग करके अपने ब्याज दायित्वों को कितनी सरलता से पूरा कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ब्याज व्याप्ति के अनुपात के बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये क्या होता है, ये एक तरह का मापन किया जाता है कि कोई कंपनी जो है अपनी परिचालन आय का उपयोग करके अपने ब्याज दायित्वों को कितनी सरलता से पूरा कर सकती है। यानी कि आप इस साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई कंपनी जो है अपनी कमाई से ब्याज का भुगतान कितनी आसानी से कर सकता है। यानी एक कंपनी ये पैसा कमा रहा है तो जो ऋण लिया है उस ऋण को कितनी आसानी से वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो इसी को ब्याज व्याप्ति अनुपात कहते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उच्च ब्याज व्याप्ति अनुपात यह दर्शाता है कि कोई कंपनी अपने लाभ सृजन के लिए ऋण पर अत्यधिक निर्भर है। नहीं, उच्च ब्याज व्याप्ति का मतलब ये है कि वो कंपनी जो है बहुत आसानी से अपने ब्याज को चुकता कर दे रहा है, बहुत ही आसानी से अपने ब्याज को चुका दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा वो कंपनी ऋण पर निर्भर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि ऋण पर अत्यधिक निर्भर है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। अगर कम ब्याज व्याप्ति होता तो इसका मतलब हम ये समझते कि वो कंपनी जो है या कोई कंपनी जो है अपने ऋण पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और अपने ब्याज को समय पर नहीं चुका पा रहा है। ठीक है, लेकिन उच्च ब्याज व्याप्ति का मतलब है कि वो कंपनी आसानी से अपने ब्याज को चुका दे रहा है, वो ऋण पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जीरो कूपन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इन्हें अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गत किया जाता है क्योंकि इनसे निवेशकों को परिपक्वता भुगतान के बजाय आवधिक ब्याज भुगतान के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना, ये ऐसे बॉन्ड होते हैं कि जैसे मान लो कोई कंपनी ही समझो, ज़्यादा सही साधारण तरीके से आप लोग समझोगे। जैसे कोई कंपनी है, वो पैसे की उसको ज़रूरत है तो अपना एक बॉन्ड जारी करेगा, कहेगा कि देखो ये 100 रुपये का बॉन्ड है, इस पे 100 रुपये अंकित है, यानी 100 रुपये लिखा हुआ है, ये 100 रुपये का बॉन्ड है, हम तुमको इस बॉन्ड को 80 रुपये में बेचेंगे। 80 रुपये में बेचेंगे, इसकी परिपक्वता की अवधि जो है मान लो 2 साल की है। 2 साल बाद हम तुमसे फिर ये बॉन्ड खरीद लेंगे, लेकिन जब खरीदेंगे तो तुमसे हम 80 रुपये का नहीं खरीदेंगे जो कि हम तुमको 80 रुपये में बेचे हैं, हम खरीदेंगे जो इस पे प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपये। 100 रुपये में हम तुमसे खरीदेंगे। तो यानी कि जिसने खरीदा है, मान लो ए व्यक्ति ने इस बॉन्ड को खरीदा था 80 रुपये में, तो इस व्यक्ति को बाद में जब ये बेचा इसी कंपनी को 2 साल बाद 100 रुपये में, तो इस व्यक्ति को कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसी को कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अब जीरो कूपन बॉन्ड में कह रहा है कि ये अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गत किया जाता है, तो अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गत नहीं किया जाता है। एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे यही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि निवेशकों को परिपक्वता भुगतान के बजाय आवधिक ब्याज भुगतान। देखो, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है 100 रुपये की पूरा बॉन्ड खरीदता है और कंपनी जो है समय समय पर इस पर ब्याज देता रहता है जिसने खरीदा है। मान लो बी व्यक्ति ने इस बॉन्ड को खरीदा 100 रुपये में, तो वो कंपनी जो है समय समय पर इस व्यक्ति को ब्याज देती रहेगी। लेकिन ए व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो इस बॉन्ड को 100 रुपये में नहीं बल्कि 80 रुपये में खरीदा, और इसको जब इसकी परिपक्वता की अवधि कंप्लीट हो गई तो इसको 100 रुपये में कंपनी ने फिर से इससे ये बॉन्ड खरीद लिया, तो इसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो देखो, जीरो कूपन बॉन्ड में ये होता है कि इस पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है कि समय समय पर भाई 80 रुपये में तुमने एक तो कम रुपए में बॉन्ड खरीदा और तुमको हम इस पर ब्याज भी दें, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सिर्फ जो इसमें बस ये रहता है कि अंकित मूल्य से कम मूल्य पर आपको वो बॉन्ड बेचा जाएगा। बाद में जब इसकी परिपक्वता की अवधि कंप्लीट हो जाती है तो कंपनी आपसे 100 रुपये में यही बॉन्ड खरीद लेती है, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है। कितने का, 20 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाता है। इसी को कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। यहाँ पे आपको ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। कंपनी आपको 20 रुपये का प्रॉफिट भी दे और साथ में आपको समय समय पर ब्याज भी देती रहे, इस पर ये नहीं होता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता अवधि सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा स्टेटमेंट सही भाई, क्योंकि ये बॉन्ड है। अगर अब बिल होता, जैसे ट्रेजरी बिल होता, तो इसकी परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से कम की होती है, लेकिन बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इसकी परिपक्वता की अवधि जो है सामान्यतः अधिक ही होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, इस पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा देखो तो अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि भारत में आरआरबी का गठन जो है 1975 में नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहली बार जो है 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ताकि गाँव के जो लोग हैं, गाँव के लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें। गाँव के लोग जो है अपनी छोटी-मोटी बचत को बैंकों में जमा कर सकें, छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए उनको ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऋण भी ले सकें। तो यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर। अब आरआरबी की स्वामित्व संरचना जो है केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के बीच क्रमशः 50, 35 और 15% के अनुपात में होते हैं। तो ये अनुपात याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसमें जो स्वामित्व की संरचना होती है, 50% की हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की, 15% का हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की और 35% की हिस्सेदारी जो है उस प्रायोजक बैंक की होती है। ठीक है, जो बैंक इससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और ये इंपॉर्टेंट है, हर बार स्टेटमेंट में दे देता है। ये जो 50, 35, 15 का अनुपात है, इसको याद रख लेना कि 50% की हिस्सेदारी केंद्र की होती है, 15% की हिस्सेदारी राज्य की होती है और 35% की हिस्सेदारी प्रायोजक बैंक की होती है। ठीक है, ये हमेशा स्टेटमेंट में दे देता है जब भी आरआरबी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंकिंग सिस्टम का टॉपिक है, जब आप लोग बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब छोटे-मोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब छोटे-छोटे टर्म्स पढ़ने को मिलेगा आपको, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि आरआरबी की तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आरआरबी की 90% से अधिक शाखाएं जो हैं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला साल जो है आपकी मेहनत को आपकी सफलता में बदले, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मेहनत को आपकी सफलता मिले, आपकी मेहनत जो है रंग लाए। 2026 जो है आपकी मेहनत को सफलता में तब्दील कर दे, बस हमारी यही मनोकामना है। बस आप लोग रोज़ मेहनत करें, निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।